दुनिया के कुछ ऐसे डिसअपीयरेंस केसेस जिनका जवाब किसी के पास नहीं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, अक्टूबर 2009 में ओक्लाहोमा यूएसए में बॉबी जेमिसन, उनकी वाइफ शेरिलिन और उनकी 6 साल की बेटी मैडिसन रोड ट्रिप पर निकले। वो लोग एक रिमोट एरिया में लैंड देखने जा रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी कार एक जंगल के पास खड़ी मिली। हैरान करने वाली बात ये थी कि कार के अंदर वॉलेट, कैश, आईडीज, फोन सब कुछ था। कार लॉक्ड नहीं थी, कोई स्ट्रगल के साइन भी नहीं थे। अजीब बात ये लगती है कि अगर ये रॉबरी या किडनैपिंग होती तो वैल्यूएबल्स छोड़ना लॉजिकल नहीं लगता। कार के पास उनका पेट डॉग भी जिंदा मिला, भूखा प्यासा, जैसे काफी टाइम से वहीं वेट कर रहा हो। सर्च चली, हेलीकॉप्टर्स यूज हुए, लेकिन फैमिली का कोई ट्रेस नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग खुद ही जंगल के तरफ गए हों बिना किसी इमरजेंसी के। 4 साल बाद 2013 में उनके स्केलेटन्स पास के एक हिल एरिया में मिले, कार से कुछ माइल्स दूर। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स क्लियर नहीं थी, डेथ का एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चल सका। न गन शॉट क्लियर हुआ, न फाइट के निशान मिले। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि बोन्स के प्लेसमेंट से लग रहा था जैसे बॉडीज वहाँ साथ साथ गिरी हों, जैसे वो चल रहे हों और अचानक गिर गए हों। केस में कई थ्योरीज बनी, जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, इवन फाउल प्ले, लेकिन कोई थ्योरी फुल्ली प्रूव नहीं हुई। एक सीसीटीवी क्लिप भी वायरल हुई जिसमें फैमिली एक शॉप में साइलेंटली खड़ी दिखती है, बिना बात किए। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑलरेडी किसी इनविजिबल टेंशन में हो। आज भी जेमिसन फैमिली केस एक अनसॉल्व्ड पजल है। मिस्ट्री ये है कि अगर वो जानबूझकर जंगल गए थे तो उन्होंने अपने पैसे, फोन और कार क्यों छोड़ दिया, और अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था तो इतना क्लीन डिसअपीयरेंस कैसे पॉसिबल है। नंबर 2, 1909 के आसपास रशियन एम्पायर के साइबेरियन रीजन में, जहां बर्फ, जंगल और साइलेंस के अलावा कुछ नहीं होता, वहां एक स्मॉल मिलिट्री पेट्रोल भेजी गई थी। उनका टास्क डुखोबोर कम्युनिटी के मूवमेंट्स पर नजर रखना था। डुखोबोर एक पैसिफिस्ट रिलीजियस ग्रुप थे जो रशियन आर्मी और वायलेंस के अगेंस्ट थे। उनके काफी लोग पहले ही कनाडा माइग्रेट कर चुके थे, लेकिन कुछ ग्रुप्स साइबेरिया के रिमोट एरियाज में अभी भी रह रहे थे। अथॉरिटीज को लगता था कि कहीं कोई रेबेलियन या मास एस्केप प्लान चल रही है, इसीलिए पेट्रोल जंगल के अंदर भेजी गई, लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं लौटे। सबसे अजीब बात ये थी कि ना तो कोई डिस्ट्रेस सिग्नल मिला, ना किसी गांव ने उन्हें देखा। सर्च पार्टीज भेजी गई। कुछ दिन बाद जंगल के एक हिस्से में सिर्फ कुछ राइफल्स और इक्विपमेंट्स मिले, लेकिन वहाँ एक भी बॉडी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी यूनिट को किसी ने गायब कर दिया हो। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में बोला गया कि शायद एक्सट्रीम कोल्ड या भूखमरी की वजह से उनकी डेथ हो गई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर ऐसा होता तो कोई रिमेन्स, कोई मास ग्रेव कुछ तो मिलता। लोकल रूमर्स और डार्कर हो गए। कुछ लोगों ने कहा पेट्रोल को सीक्रेटली रीलोकेट कर दिया गया, और कुछ कहते हैं कि साइबेरिया के उस एरिया में लोग अचानक गायब हो जाते हैं। केस क्वाइटली फाइल्स में दब गया, कोई ट्रायल्स नहीं और कोई जवाब नहीं। नंबर 3, 30 जुलाई 1975 की दोपहर को डेट्रॉइट यूएसए में मचूस रेड फॉक्स रेस्टोरेंट के बाहर जिमी हॉफा अपनी कार पार्क करके रेस्टोरेंट के एंट्रेंस के पास खड़ा था। वो 2 लोगों से मीटिंग के लिए वहां गया था, लेकिन अजीब बात यह है कि वो मीटिंग कभी हुई ही नहीं। जिमी ने थोड़ी देर बाद अपनी वाइफ को फोन किया और बोला कि वो पार्किंग लॉट में वेट कर रहा है और वो लोग लेट हो गए हैं। ये उसकी लास्ट कॉल थी। इसके बाद वो भी नहीं दिखा। कुछ घंटे बाद जब वो घर नहीं लौटा तो फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पहुंची तो जिमी की कार बिल्कुल सेफ कंडीशन में खड़ी थी। अंदर वॉलेट, लाइसेंस, की सब थे। कोई ब्लड, कोई स्ट्रगल, कुछ भी नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मर्जी से कार छोड़कर कहीं चला गया हो। जिमी हॉफा का बैकग्राउंड सिंपल नहीं था। वो टीमस्टर्स यूनियन का लीडर था, जो अमेरिका की सबसे पावरफुल लेबर यूनियन थी। उसका माफिया के
साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था और वो पहले जेल जा चुका था। जेल से निकलने के बाद वो फिर से यूनियन का कंट्रोल लेना चाहता था। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी वजह से माफिया फैमिलीज उसे प्रॉब्लम मानने लगी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने इसी एंगल पर फोकस किया। कई लोगों ने क्लेम किया कि जिमी को मीटिंग के बहाने बुलाया गया, फिर किसी कार में बिठाया गया और फिर उसे मार दिया गया। कहा गया कि बॉडी को या तो सीमेंट के नीचे दबा दिया गया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि कोई एविडेंस ना मिले। अगले कई सालों में फील्ड्स, रिवर्स, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, स्टेडियम के नीचे तक सर्च हुआ। FBI ने केस बार बार रीओपन किया, लेकिन जिमी हॉफा के रिमेन्स कभी नहीं मिले। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना पावरफुल और फेमस आदमी एक बिजी रेस्टोरेंट के बाहर से गायब हो गया और कोई आई विटनेस उसे जाते हुए क्लियर नहीं देख पाए। आज भी जिमी हॉफा का केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। नंबर 4, जुलाई 1909 में SS वार्टा नाम का एक लग्जरी पैसेंजर शिप ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका के लिए निकला। शिप को उस टाइम का टाइटैनिक ऑफ द सदर्न सीज भी कहा जाता था। शिप में 200 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू थे। फैमिलीज, बिजनेसमैन, ऑफिसर्स सब नॉर्मल जर्नी एक्सपेक्ट कर रहे थे। शिप ने लास्ट टाइम डर्बन पोर्ट से डिपार्चर किया। वेदर रफ था। इंडियन ओशन में स्टॉर्म्स कॉमन थे। अजीब बात यह थी कि वार्टा एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग शिप माना जाता था। फिर भी डर्बन पोर्ट के बाद शिप का कोई मैसेज, कोई सिग्नल कुछ नहीं आया। कुछ लोगों ने बाद में क्लेम किया कि उन्होंने समुद्र में एक टिल्टेड शिप देखा था जो लहरों में बहुत बुरी तरह फंसा था, लेकिन ये साइटिंग्स कभी कंफर्म नहीं हो पाई। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े शिप का एक भी टूटा हिस्सा या मलबा कभी नहीं मिला। ना लाइफ बोट्स मिले, ना किसी की बॉडी। सर्च ऑपरेशंस चले, सबमरीन्स, इवन मॉडर्न एक्सपेडिशंस, कई जगह सोनार स्कैन्स भी हुए, लेकिन वार्टा का कोई क्लू नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे शिप समुद्र में डूबी नहीं बल्कि कहीं वैनिश हो गई हो। कई थ्योरीज आई। कुछ ने बोला कि शिप अनस्टेबल डिजाइन की वजह से पलट गई। कुछ ने कहा बड़ी वेव्स ने अचानक अटैक किया होगा और कुछ लोग मानते हैं कि शिप बहुत गहरी जगह पर एक पीस में सिंक हो गई, इसीलिए कुछ भी सरफेस पर आया ही नहीं। आज भी SS वार्टा को हिस्ट्री के सबसे चौंकाने वाले मैरीटाइम डिसअपीयरेंस में गिना जाता है। नंबर 5, 1960s के टाइम जब कोल्ड वॉर पीक पर था, तब USSR और USA स्पेस रेस में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि USSR से रिलेटेड एक रूमर पूरी दुनिया में फैल गया था। कहा जाता है कि यूरी गगारिन, जो स्पेस में जाने वाले पहले इंसान थे, उनसे पहले ही USSR ने कुछ सीक्रेट स्पेस मिशन लॉन्च किए थे। इन मिशंस में जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए वो वापस कभी नहीं लौटे। ऑफिशियल सोवियत रिकॉर्ड्स कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इटली के जोडिका कॉर्डेग्लिया ब्रदर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने रेडियो रिकॉर्डिंग्स इंटरसेप्ट की हैं, जिसमें स्पेस से आती हुई डिस्ट्रेस्ड वॉइसेस हैं। एक रिकॉर्डिंग में एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो कह रही है, इट्स गेटिंग हॉट, आई एम बर्निंग। ऐसा लग रहा था जैसे कैप्सूल एटमॉस्फेयर में ही फेल हो रहा हो। कुछ रिकॉर्डिंग्स में मोर्स कोड डिस्ट्रेस सिग्नल्स और एक कैप्सूल का ऑर्बिट से भटकना सुनाई देता है। ब्रदर्स का कहना था कि ये सिग्नल्स ऑफिशियल लॉन्चेस के टाइम से मैच नहीं करते, मतलब ये मिशंस पब्लिक से छुपाए गए थे। USSR ने हमेशा डिनाई किया। उनका कहना था ये सब फेक रिकॉर्डिंग्स या हम रेडियो नॉइस है। लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान USSR फेलियर्स को कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता था। सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि USSR के अर्ली स्पेस प्रोग्राम में कई कॉस्मोनॉट्स के नेम्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स और फोटोज अचानक गायब हो गए थे। आज तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला कि USSR ने स्पेस रेस में लीड लेने के चक्कर में फेल्ड मिशन छुपाए या ये सब सिर्फ कोल्ड वॉर के रूमर्स थे। नंबर 6, मई 1926 को फ्रांस से दो लेजेंडरी एविएटर्स चार्ल्स नंगेसर और फ्रैंकोइस कॉली अपने प्लेन लवाइशू ब्लांक में पेरिस से न्यूयॉर्क के लिए निकले। ये फ्लाइट ईस्ट टू वेस्ट
अटलांटिक क्रॉसिंग थी जो उस टाइम बहुत ज्यादा डेंजरस मानी जाती थी। प्लेन ने पेरिस से टेक ऑफ किया। लोगों ने उसे फ्रांस के कोस्ट तक देखा, फिर नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर जाते ही वो गायब हो गए। अजीब बात ये थी कि उनके प्लेन में रेडियो नहीं था, कोई डिस्ट्रेस कॉल पॉसिबल ही नहीं थी, सिर्फ फ्यूल, कंपास और उनका एक्सपीरियंस ही उनकी स्ट्रेंथ थी। कुछ दिन बाद नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने इंजन की आवाज सुनी और एक व्हाइट प्लेन कनाडा के आसपास देखा, लेकिन ये साइटिंग्स कभी वेरीफाई नहीं हो पाई। सर्च ऑपरेशन शुरू हुए, यूरोप, अटलांटिक ओशन, कनाडा के फॉरेस्ट, लेकिन उनके प्लेन का एक भी मलबा नहीं मिला, न अटलांटिक में न लैंड पर। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि प्लेन फ्यूल खत्म होने के बाद ओशन में क्रैश हो गया, जबकि कुछ मानते हैं कि वो कनाडा के डेंस फॉरेस्ट में गिर गए, जहां प्लेन का मलबा आज भी जंगल के नीचे छुपा हो सकता है। इस इंसिडेंट के सिर्फ 2 हफ्ते बाद चार्ल्स लिंडबर्ग ने अटलांटिक क्रॉस कर लिया और हिस्ट्री बन गई। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि नंगेसर और कोली का नाम इतिहास में सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह गया। नंबर 7, 26 जनवरी 1966 को ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड सिटी के पास ग्लेनेल्ग बीच पर 3 भाई बहन जेन, अर्ना और ग्रांट ब्यूमोट सुबह घर से निकले थे। उनकी मां ने उन्हें बस में बैठते देखा था, लेकिन दोपहर हो गई पर बच्चे घर नहीं लौटे। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। सर्च शुरू हुई, बीच, सी, ट्रेन्स, रेलवे ट्रैक्स, सब कुछ चेक किया गया। मीडिया, वॉलंटियर्स, हेलीकॉप्टर्स, लेकिन एक भी सॉलिड क्लू नहीं मिला। ना बॉडीज, ना कपड़े, ना बैग। ऐसा लग रहा था जैसे वो भीड़ के बीच अचानक गायब हो गए हों। उस दिन ग्लेनेल्ग बीच पर काफी लोग मौजूद थे। सबसे अजीब बात यह थी कि विटनेसेस ने बताया बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन उनके साथ एक वेल ड्रेस्ड अननोन आदमी था जो फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। एक शॉपकीपर ने यह भी बोला कि बच्चों ने खुद स्नैक्स खरीदे और पैसे उनके पास थे, जबकि पेरेंट्स ने उन्हें इतने पैसे दिए ही नहीं थे। मतलब ये था कि कोई एडल्ट उन्हें पैसे दे रहा था। बाद में कई सस्पेक्ट्स आए, सीरियल ऑफेंडर्स, पीडोफाइल्स, इवन एक आदमी जिसने डेथ बेड कन्फेशन का हिंट दिया था, लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं था। 1990s और 2000s में भी एक्सकवेशन हुई, ग्राउंड खोदा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि ये केस दिन के समय पब्लिक बीच पर हॉलीडे के दिन हुआ था। मिस्ट्री आज तक वही है कि इतने लोगों के बीच बिना किसी स्ट्रगल के 3 बच्चे बिना एक ट्रेस के कैसे डिसअपीयर हो गए। आज भी ऑस्ट्रेलिया में इसे सबसे हंटिंग अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंस माना जाता है। दोस्तों, कौन सा डिसअपीयरेंस आपको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगा, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।